Hello, my dear friend. Welcome to my YouTube channel. In today's presentation, we will talk about Silvico Basic Introduction. In this presentation, I will talk about basic theory of Silvico. I will explain everything in Hindi or English language. Before proceeding to this video, you have to follow my previous video also. Silvico TCAD video 1, video 2 and video 3 for understanding of this video. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं और सिल्वाइको को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको मेरी जो पहली वीडियोस हैं सिल्वाइको टीकेट 1, सिल्वाइको टीकेट 2 एंड सिल्वाइको टीकेट 3 जरूर देखनी चाहिए। अगर आप सिल्वाइको के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते तो मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूं, अगर आपने मेरी प्रीवियस 3 वीडियोस और इस वीडियो को ध्यान से सुना तो आप सिल्वाइको टीकेट टूल कैसे यूज करते हैं आप अच्छे से समझ पाएंगे। Let's start. Atlas simulation. Silvico is a device simulation software which is used to obtain device characteristics like IV, CV, etc. for the simulated device, which could be a diode, MOSFET, TFET and organic device. Silvico एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डिवाइस की करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपेसिटेंस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। डिवाइस कोई भी हो सकता है। इट कुड बी ए डायोड, मोसफेट, टीफेट, ऑर्गेनिक फेट एंड नैनोवायर। Silvico International produce a suite of software programs that together become a virtual wafer fabrication tool. Silvico एक कंपनी है जो हमें डिफरेंट टूल प्रोवाइड करती है जैसे एटलस, अथीना एंड विक्ट्री प्रोसेस। इन सबका कॉम्बिनेशन एक फैब्रिकेशन वर्चुअल फैब्रिकेशन टूल बनाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी फैब्रिकेशन लैब को सेट करने में करोड़ों रुपए लगते हैं तो हम बिना लैब को सेट करे वर्चुअली इस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक सॉफ्टवेयर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रपोज डिवाइस है उसकी कल को अगर वो फैब्रिकेट होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखेंगी, करंट कितना आएगा, वोल्टेज कितना आएगा, आप उनकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी कॉस्ट ऑफ द डिवाइस। Silvico Incorporated is a private owned company. It will be provide electronic design automation software, TCAD process and device simulation software. Silvico एक प्राइवेट कंपनी है जो हमें डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, TCAD processes and device simulation software, Atlas, Athena, Victory process, just like that. In this presentation, we will talk about Silvico Atlas. Atlas is a software program used to simulate 2 and 3-dimensional semiconductor devices. हम अपनी प्रेजेंटेशन में आज एक एटलस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। इस एटलस सॉफ्टवेयर का जो यूज है वो 2-dimensional और 3-dimensional डिवाइस को सिमुलेट करने के लिए किया जाता है। डिवाइस कोई भी हो सकता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑर्गेनिक फेट, नैनोवायर डिवाइस कोई भी हो सकता है, चाहे वो 2-dimensional में हो चाहे वो 3-dimensional। Silvico provides analog semiconductor process, device and design automation solution in CMOS, bipolar, silicon germanium and compound technology. Silvico हमें और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम इसके सेमीकंडक्टर प्रोसेस को समझ सकते हैं, इचिंग, फाइन इम्प्लांटेशन एक्सेट्रा। हम डिवाइस को प्रॉपर डिजाइन कर सकते हैं इसमें कि डिवाइस आफ्टर फैब्रिकेटेड दिखेगा कैसे। इसमें हम कंपाउंड डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं, हेटेरो जंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। TCAD products. Today, much of the development of semiconductor devices and processes is done by computer modeling. This approach is called TCAD. आज की डेट में सभी जो डिवाइस की डेवलपमेंट है और प्रोसेसेस है वो कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू की जाती है। जब हम डिवाइस को फैब्रिकेट ना करके एक वर्चुअल फैब्रिकेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसको हम TCAD कहते हैं।
TCAD की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। Technology computer aided design is a branch of electronic design automation that models semiconductor fabrication and semiconductor device operation. TCAD सॉफ्टवेयर से हम दो मॉडल डिजाइन कर सकते हैं, एक तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मॉडल, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस ऑपरेशन। एक तो कि हमारा डिवाइस दिखेगा कैसे, उसका स्ट्रक्चराइज क्या होगा, एक उसकी लोग कैसे, उसके आउटपुट कैसे, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपेसिटेंस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। The modeling of the fabrication is termed as process TCAD। अगर आप डिवाइस को फैब्रिकेट करते हैं, वर्चुअली फैब्रिकेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम प्रोसेस TCAD कहते हैं। While the modeling of the device operation is termed as device TCAD। अगर हम उसका एक पीछे का एक मॉडल प्रोसेस डिजाइन करते हैं तो हम उसको डिवाइस TCAD कहते हैं। प्रोसेस सिमुलेशन। Athena is a group of process simulation products that enable process and integration engineers to develop and optimize semiconductor manufacturing processes. Athena provides a platform for simulating ion implantation, diffusion, etching, deposition, lithography, oxidation of semiconductor material. It replaces costly wafer experimental with simulation to the virtual fabrication tool. We can use two software, Athena 1D or 2D process simulator and Victory process. तो Athena हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम डिवाइस को बिना फैब्रिकेट करे, जो डिवाइस के फैब्रिकेशन में जो प्रोसेस हैं उसको वर्चुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे फाइन इम्प्लांटेशन, डिफ्यूजन, एचिंग। यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन द सॉफ्टवेयर कॉल्ड Athena। इससे हमारा जो पोस्ट प्रोडक्शन है, जैसे हमें कोई इसके लिए फैब्रिकेशन लैब नहीं सेट करनी पड़ी जिसमें हमारा करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता, तो हम उसको वर्चुअली फैब्रिकेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइस सिमुलेशन। Atlas is a group of device simulation product enables device technology engineers to simulate the electrical, optical, and thermal behavior of the semiconductor device. It provides a physics-based, modular, and extensible platform to analyze DC, AC, and time domain responses for all the semiconductor-based technology in 2D and 3-dimensional device. जब हमने अपने डिवाइस को स्ट्रक्चराइज कर लिया, हमने एक डिवाइस का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया, अब हमने उस डिवाइस को सिमुलेट करना है। अब हमें उसकी कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना है कि आफ्टर फैब्रिकेट डिवाइस की आउटपुट क्या होगी, उसका ऑन ऑफ करंट क्या होगा, तब थ्रेशोल्ड लॉ क्या होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगी, ये सभी हम डिवाइस सिमुलेशन के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द इनपुट फाइल स्ट्रक्चर। सिल्वाइको एटलस रिसीव्स इनपुट थ्रू डेक बिल्ड। हम सिल्वाइको एटलस को जो इनपुट देते हैं वो डेक बिल्ड में कमांड के थ्रू देते हैं। द कोड एंटर्ड इन द इनपुट फाइल कॉल्स एटलस टू रन विद द फॉलोइंग कमांड। अगर हमें डेक बिल्ड में कोई कमांड लिख के एटलस को कॉल करनी है तो उसके लिए हम गो एटलस कमांड का यूज करते हैं। फॉलोइंग दैट कमांड द इनपुट फाइल नीड्स टू फॉलो ए पैटर्न। द कमांड ग्रुप्स आर लिस्टेड बिलो। आफ्टर द गो एटलस यू हैव टू फॉलो सम कमांड। आपको कुछ कमांड्स को फॉलो करना पड़ेगा डिवाइस को सिमुलेट करने के लिए। वो कमांड्स क्या हैं? स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन कमांड, मटेरियल मॉडल स्पेसिफिकेशन कमांड, न्यूमेरिकल मेथड सिलेक्शन कमांड, solution specification, and result analysis. In structure specification, you have to follow a pattern. First, you have to define the meshing. Second, you have to define the region statement. Third, you have to define the electrode. Fourth, you have to assign doping the particular region. And after that, you have to define material model specification, in which you have to define new material. You have to define models that is required to implement for a particular device, context statement, interface statement. After that, you have to define some method to do the calculation of linear or non-linear or quadratic equation. Next, solution specification, you have to define the loss statement, solve statement, load and save. And for the result and analysis, you have to use two command, tonyplot and the extract command. सिंपल आपको क्या करना है कि पहले तो आपको टाइप करना है गो एटलस कमांड। चलो हम फर्स्ट उसको टाइप करते हैं। हम एक डबल गेट मोस्फेट
डिवाइस डिजाइन कर रहे हैं, इसके लिए हमने ये फर्स्ट कमांड दे दी गो एटलस। इसके ऊपर हमने डिफाइन किया है डबल गेट, इसके आगे हमने हाइफन का निशान शो किया है। इससे क्या होगा कि जब हम डिवाइस को सिमुलेट करेंगे तो अगर हमने ये निशान हाइफन का निशान यूज किया है तो वो इस लाइन को सिमुलेट नहीं करेगा, वो इसको स्किप कर देगा। जहां भी तुम ये निशान मेंशन करोगे, हाइफन का निशान मेंशन करोगे, वो उस लाइन को सिमुलेट नहीं करेगा, उसको एज ए इंस्ट्रक्शन कमांड लेगा। जैसे आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जैसे मैंने ये इंस्ट्रक्शन दी है, ये जो कोड है वो डबल गेट का है, तो सिलवाई को इस लाइन को, इस कमांड को सिमुलेट नहीं करेगा, इसको स्किप करेगा। जहां हमने ये हाइफन यूज नहीं किया उस कमांड को सिमुलेट करेगा। तो सबसे पहले हमने टाइप कर दिया गो एटलस। आफ्टर डिफाइनिंग द गो एटलस को डिफाइन करने के बाद आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। आपको ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कमांड्स फॉलो करनी है कि आपको पहले ये मैशिंग डिफाइन करनी है, उसके बाद रीजन, इलेक्ट्रोड, डोपिंग, मटेरियल, मॉडल, कॉन्टेक्ट, इंटरफेस, मेथड, लॉग, आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मैशिंग से। द रूल ऑफ डिफाइनिंग द मैशिंग सिंटेक्स। एन इनपुट डेक लाइन इज रेफर टू एज ए स्टेटमेंट। हम कोई भी डेक फील्ड में कोई भी हम लाइन डालते हैं वो एज ए स्टेटमेंट देगा। जैसे हमने पहली कमांड डाली गो एटलस। सिंस स्टेटमेंट एंड पैरामीटर्स आर नॉट केस सेंसिटिव, जैसे हम पहले कोई स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, जैसे हमने डिफाइन करी गो एटलस, तो ये जो स्टेटमेंट है ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसको अपर केस लेटर में भी टाइप कर सकते हैं और लोअर केस लेटर में भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपने गो एटलस लिखा है तो आप इसको अगर कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अगर लोअर लेटर में लिखेंगे तो भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। दे कैन बी एंटर्ड यूजिंग आइदर अपर केस और लोअर केस लेटर। एटलस follows the following format for statement and parameter. A statement is specified in the general format. हमने एक जनरल फॉर्मेट में स्टेटमेंट को डिफाइन किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, देन इट्स पैरामीटर, देन इट्स वैल्यू। मैंने आपको पहले ही बता दिया जो स्टेटमेंट्स और पैरामीटर है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप उसको अपर केस या लोअर केस में डिफाइन कर सकते हैं। द स्पेस कैरेक्टर इज यूज्ड टू सेपरेट द पैरामीटर इन ए स्टेटमेंट। आपको बीच में स्पेस जोड़ देना पड़ेगा। जैसे आप मैशिंग डिफाइन करते हैं तो एक्स मैश आप लिखोगे, जब उसकी स्पेसिंग डिफाइन करोगे तो आपको बीच में स्पेस देना पड़ेगा। द स्पेस कैरेक्टर इज यूज्ड टू सेपरेट द पैरामीटर इन ए स्टेटमेंट। जो हम बीच में स्पेस देंगे वो स्टेटमेंट को पैरामीटर से अलग करेगा। टू डिफाइन ए डिवाइस थ्रू द एटलस कमांड लैंग्वेज यू मस्ट डिफाइन ए मैश। दिस मैश और ग्रिड कवर्स द फिजिकल सिमुलेशन डोमेन। आपको जितने एरिया में डिवाइस को डिजाइन करना है आपको उतने एरिया में एक मैशिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। मैशिंग क्या है? सिंपली कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉम्बिनेशन है जो एक ग्रिड बनाएगा जहां आप अपने डिवाइस को डिजाइन कर सकते हैं। स्पेसिफाइंग द इनिशियल मैश, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैशिंग। एक्स मैशिंग और वाई मैशिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें डिफाइन करना है मैश स्पेस डॉट मल्टी is equal to value. The value may be 1, less than 1 or greater than 1. Normally we are using the value 1. Let's go to the code. हमने यहाँ मेंशन किया है mesh space dot multi is equal to 1. अगर हम ये यहाँ वैल्यू 1 असाइन करते हैं तो ये 1 जो मल्टीप्लाई होगा स्पेसिंग से, तो 0 से लेके 0.005 तक जो स्पेसिंग होगी वो 0.01। अगर आप यहाँ मेंशन करते हैं 0.5 तो मैशिंग और फाइन हो जाएगी, इसकी वैल्यू और लेस हो जाएगी, इसकी वैल्यू रह जाएगी 0.005। अगर आप इस वैल्यू को डिक्रीज करते रहते हैं तो मैशिंग को फाइन करते रहेंगे। अगर आप इसकी वैल्यू को 1 रखते हैं तो सेम मैशिंग सेम स्पेसिंग अप्लाई होगी डिवाइस पे। अगर आप इसकी वैल्यू को ग्रेटर देन 1 करते हैं तो आप मैशिंग को फोर्स करते जाएंगे। बेटर है हम इसको 1 रखें और यहाँ सेम मैशिंग अप्लाई करें। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर मैंने इसकी वैल्यू को 1 रखा है तो मैशिंग ऐसी है। अगर मैं इसकी वैल्यू को 0.5 कर दूं तो मैशिंग और फाइन हो जाएगी। तो अगर जो पहले डिफरेंस था तो वो 0 से लेके 1 तक था, अब आपने किया तो 2 वर्टिकल लाइंस डिफाइन हो गई। यानी अगर आप मैशिंग को लेस देन 1 करते जाएंगे तो आप मैशिंग को फाइन करते जाएंगे,
अगर आप इसको ग्रेटर देन 1 करेंगे तो मैशिंग को कोर्स करते जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? ओके, वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन. The structure specification is done by defining the mesh, the region, the electrode and the doping level. In the structure specification हमें पहले meshing को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर रीजन को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रोड को, फिर डोपिंग लेवल को. This is followed by a series of X mesh और Y mesh statement. मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये मेंशन किया है कि X mesh डॉट लोकेशन, आप LOC भी लिख सकते हैं और आप कंप्लीट लोकेशन भी लिख सकते हैं. Start from the -250 and end at the 250. You can see that the x-axis is start from the -250 from that point. This is 200, -250 to +250, and the y meshing is from -2.9. It starts from the upper. ये ऊपर से start होगा -2.9 up to 0, and the y meshing is goes from -2.9 to 0. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप मैशिंग कैसे डिफाइन करें. The mesh used for the presentation is two-dimensional. इस एग्जांपल में हमने two-dimensional meshing डिफाइन की है. Therefore, only x and y पैरामीटर are defined. इसलिए सब x और y को डिफाइन करेंगे, z को डिफाइन नहीं करेंगे. The mesh is a series of horizontal and vertical lines and spacing between them. The general format to define the mesh is this: x dot mesh location. You can type complete location और LOC. अपर लेटर में भी टाइप कर सकते हैं और लोअर लेटर में भी टाइप कर सकते हैं. यू हैव टू डिफाइन द वैल्यू. इट स्टार्ट फ्रॉम द -250. फर्स्ट वैल्यू डिफाइंड इज -250. नेक्स्ट यू हैव टू डिफाइन द स्पेसिंग, कि कितनी स्पेसिंग हो. दैट इज आई एम डिफाइनिंग दिस 25, एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एक्स मेश लोकेशन -25. दिस मीन्स -250 से लेके -25 तक जो स्पेसिंग होगी वो 25 होगी. यानी -250 पे एक वर्टिकल लाइन होगी, उसके बाद -225 पे होगी, फिर -200 पे होगी. ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा अप टू -25 तक. आफ्टर दैट -25 पे जो स्पेसिंग है वो 2.5 है. हमने इसको फाइंड कर दिया. तो -25 से लेके +25 तक जो स्पेसिंग होगी वो 2.5 की होगी. अब 25 से लेके 250 तक जो स्पेसिंग होगी वो 2.5 की होगी. तो 250 पे जो स्पेसिंग है वो 25 है. तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू को चेंज करेगा. फॉर एग्जांपल, जैसे आप -250 से -25 पे स्पेसिंग 25 थी, तो -25 तक ये वैल्यू को थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा और ऑटोमेटिक वैल्यू को एडजस्ट करेगा और उसको -25 से लेके 25 तक जो स्पेसिंग है वो 2.5 कर देगा. आप फिगर में देख सकते हैं कि -250 से लेके -25 तक जब हम गए तो स्टार्ट तो हमने किया था 25 स्पेसिंग से, तो -25 तक पहुंचने तक जो स्पेसिंग है वो रिड्यूस करके अप्रोक्सीमेट 2.5 के आसपास. तो मैशिंग क्या है? द मैश इज ए सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एंड स्पेसिंग बिटवीन देम. मैशिंग सिंपली कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का, जो एक ग्रिड की फॉर्म में दिखेंगी और जहां हम अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं. द जनरल फॉर्मेट टू डिफाइन द मैश इज दिस वन. देखो, इस एग्जांपल को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है. फॉर एग्जांपल, द एक्स डॉट मैश स्टार्टिंग एट द -250 माइक्रोन. The x-axis is in micron and the y-axis is also in micron. For example, the x dot meshing starting at -250 micron has spacing of 25 microns. That means it is relatively coarse. इसके खुली है, ओपन है थोड़ी ज्यादा. The x dot mesh become finer between -25 and 25 microns with a spacing of 2.5 microns. The y dot meshing is similarly defined. For example, at y meshing of -2.9 micron, the spacing is 0.01 micron. Then at the location y mesh of -2.8 microns, the spacing changed to 0.03 micron. The mesh is coarse at y dot mesh location of -1 when the spacing is 0.1. अब क्वेश्चन ये आ जाता है, कहाँ आपने अपनी मैशिंग को कोर्स रखना है और कहाँ फाइन रखना है. सिंपली जहां आप जंक्शन क्रिएट करेंगे
वहां आपको अपनी मैशिंग को फाइन रखना है। जैसे ही आप जंक्शन से दूर जाते जाएंगे आपको अपनी मैशिंग को फोर्स करना है। तो लेट्स गो टू द अनदर स्लाइड। General comments regarding grids. Specifying a good grid is a crucial issue in device simulation, but there is a trade-off between the requirement of accuracy and numerical efficiency. Accuracy requires a fine grid that resolves the structure in solutions. Specifying a good grid बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आपके डिवाइस की एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी या न्यूमेरिकल एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप इसको फाइन करते रहते हैं तो आपकी आउटपुट ज्यादा एक्यूरेट होगी, लेकिन साथ ही साथ ये सिमुलेशन टाइम को इंक्रीज कर देगी। आपकी मैशिंग जितनी फाइन होगी उतनी डिवाइस की एक्यूरेसी अच्छी होगी, बट जो उसका सिमुलेशन टाइम है वो बढ़ता इंक्रीज होता जाएगा, जिससे उसकी न्यूमेरिकल एफिशिएंसी डिक्रीज कम होती जाएगी। A coarse or fine mesh determine the accuracy of the simulation. A coarse mesh produce a faster simulation but less accurate result. अगर आपकी मैशिंग ज्यादा कोर्स है, खुली है, तो सिमुलेशन टाइम ज्यादा होगा, बट जो रिजल्ट की एक्यूरेसी है वो कम होगी। जैसे जैसे आप अपनी मैशिंग को फाइन करेंगे एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाएगी और न्यूमेरिकल एफिशिएंसी डिक्रीज होती जाएगी। A fine mesh produce a slower simulation but more accurate results. The area that have a finer mesh therefore are of great interest in the simulation. The two most important factors to look for in any grid are ensure adequate mesh density in the high field area and avoid abrupt discontinuities in the mesh density. आपको दो फैक्टर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जहां जो इलेक्ट्रिकल हाई फील्ड एरिया है, जैसे जहां जंक्शन तुमने क्रिएट किए हैं, वहां आपको अपनी मैशिंग डेंसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा और हम कह सकते हैं आपको मैशिंग को ज्यादा फाइन रखना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप मैशिंग में अब्रप्ट चेंज नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल आपने पहले मैशिंग असाइन करी 200 स्पेसिंग, आपने उसको रिड्यूस करके कर दिया 0.0001, आप एक अब्रप्ट चेंज नहीं ला सकते। तो बेटर ये रहेगा कि आप उसके अंदर, वैसे तो ये डिवाइस के मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करें, यानी आप उसमें शार्प चेंज ना लाएं। अगर आपने 200 डिजाइन किया है, 200 से आप उसकी स्पेसिंग को कम करके 100 लाएं, फिर 1 लाएं, फिर उसको 0.1 लाएं, उसको स्टेप वाइज रिड्यूस करें। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन में आपको रीजन असाइन करना पड़ेगा। रीजन, आफ्टर डिफाइनिंग द मेश it is necessary to define the region. This is done with the region statement. The format to define the region is as follows: region number, integer, material type, or positional parameter. There are 6 regions defined in the following example. The positional parameter for each of the region are explicitly identified in the x and y axis. Once the mesh is specified, every part of it must be assigned a material type. मैशिंग को डिफाइन करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो रीजन डिफाइन करना है। रीजन हम कैसे डिफाइन करते हैं आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। जैसे मैंने रीजन नंबर 1 असाइन किया, साथ में मैंने पोजिशनल पैरामीटर असाइन किए कि जो मेरा रीजन नंबर 1 है वो कहाँ लाई करता है। तो एक्स मिनिमम -25 से लेके एक्स मैक्सिमम 25 तक एंड द वाई मिनिमम -2.8 से लेके वाई मैक्सिमम 2.5 तक लाई करता है। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना के यहाँ रीजन 1 असाइन किया, ऐसे ही मैंने रीजन 2 असाइन किया दिस वन, ऐसे ही मैंने रीजन 3 डिफाइन किया, ऐसे ही मैंने रीजन 4, रीजन 5 और रीजन 6 डिफाइन करे विद डिफरेंट पोजिशनल पैरामीटर। आप हर एक रीजन का रेक्टेंगुलर एरिया इसके पोजिशनल पैरामीटर से देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है कि रीजन डिफाइन करने के बाद हमें वहां एक मटेरियल डिफाइन करना। हम रीजन डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में भी मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं और हम इस रीजन नंबर 1 के साथ भी मटेरियल को असाइन कर सकते हैं। हम रीजन नंबर 1 के बाद भी मटेरियल असाइन कर सकते हैं और हम पोजिशनल पैरामीटर डिफाइन करने के बाद भी मटेरियल असाइन कर सकते हैं। तो हम मटेरियल सेपरेट भी असाइन कर सकते हैं, मटेरियल रीजन नंबर 1 के बाद भी असाइन कर सकते हैं और इस पोजिशनल पैरामीटर के बाद भी हम पोजिशनल पैरामीटर के बाद भी हम मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं।
इस एग्जांपल में मैंने रीजन नंबर 1 के लिए फॉर एग्जांपल इंडियम गैलियम नाइट्राइड आर्सेनाइड असाइन कर लिया। रीजन नंबर 2 के लिए वैक्यूम, रीजन नंबर 3 के लिए वैक्यूम, रीजन नंबर 4 के लिए इंडियम गैलियम नाइट्राइड आर्सेनाइड, और नेक्स्ट रीजन के लिए इंडियम गैलियम नाइट्राइड आर्सेनाइड डिफाइन कर लिया, और रीजन नंबर 6 के लिए वैक्यूम असाइन कर लिया। डिफरेंट मटेरियल हमने रीजन में असाइन कर। लेट्स गो टू द कोड। इस डबल गेट कोड में हमने मैशिंग मैंने डिफाइन करी है फ्रॉम 0 से लेके 250 नैनोमीटर तक। ये जो वैल्यू गिवन है माइक्रोमीटर में गिवन है, इसको जब तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू नैनोमीटर में आ जाएगी। तो एक्स मैशिंग मैंने डिफाइन की है 0 से 250 नैनोमीटर with a spacing of 0.01 starting from 0 to 0.005. After that 0.01, then it reduced to 0.0001. This means at 100 पे एक जंक्शन क्रिएट होगा, इसलिए मैंने 100 नैनोमीटर पे मैशिंग को फाइंड कर दिया। 150 पे भी चैनल असाइन है तो मैशिंग फाइन है। 200 पे चैनल कंप्लीट हुआ और हम ड्रेन की तरफ मूव होना स्टार्ट हुए, तो हमने मैशिंग स्पेसिंग को दोबारा इंक्रीज कर दिया। दिस मीन्स जहां भी चैनल रीजन असाइन होगा, जंक्शन असाइन होंगे, क्योंकि चैनल के अंदर हमारा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है, तो चैनल के अंदर भी हमें मैशिंग को फाइन रखना है और जंक्शन पे भी मैशिंग को फाइन रखना है टू ऑब्टेन हाई एक्यूरेट रिजल्ट। उसके बाद हमने वाई मैशिंग को डिफाइन किया है, हमने इसको ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही रखा है, तो 0 to 20 नैनोमीटर। तो वाई मैशिंग की स्पेसिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। मैंने जो जंक्शन एरिया है और जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है चैनल के अंदर, उसको एक्स मैशिंग के थ्रू फाइंड किया है। तो मैशिंग को डिफाइन करने के बाद मैंने असाइन किया है रीजन। तो फर्स्ट रीजन मैंने असाइन किया है डबल गेट के स्ट्रक्चर के लिए। जो मैंने रीजन वहां असाइन किया था वो तो मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया था। अब डबल गेट को डिजाइन करने के लिए मैंने डिफरेंट मटेरियल यूज किए हैं, जैसे रीजन नंबर 1 मटेरियल एयर, रीजन नंबर 2 SiO2, रीजन नंबर 3 SiO2, रीजन नंबर 4 silicon, रीजन नंबर 5 with the material silicon, रीजन नंबर 6 with again material with the silicon with their different positional parameter। मैंने इस कोड को टाइप करने के बाद रन कर दिया है। मैं आपको साथ ही साथ इसकी स्ट्रक्चर फाइल दिखा देता हूँ। आप स्ट्रक्चर फाइल से नोट कर सकते हैं कि मैंने डिफरेंट रीजन असाइन किए हैं। जैसे रीजन नंबर 1 है हमारा एयर, तो पहले मैंने कंप्लीट एरिया को फ्रॉम एक्स मिनिमम, अगर मैं एक्स मैक्सिमम डिफाइन नहीं करता तो ये अंडरस्टूड है कि ये 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 250 नैनोमीटर है, तो 0 से लेके 250 नैनोमीटर इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन फ्रॉम 0 to 20 नैनोमीटर। मैंने पहले एयर असाइन कर दी है बैक साइड। आफ्टर दैट मैंने एक रीजन 2 बनाया जिसमें मैंने डिफाइन किया SiO2 मटेरियल। तो रीजन स्टार्ट फ्रॉम है 100 nanometer to 150 nanometer. So from the structure you can note that from the 100 to 200, and in the y direction from 0.02 to 0.005. The structure you can note down that from the 0.002 to 0.005 मैंने एक रेक्टेंगल एरिया असाइन किया, यहाँ इसको SiO2 असाइन कर दिया। रीजन 3 है जो मेरा, वो बॉटम वाला है जहां मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल असाइन किया है। ये मेरा रीजन 3 है। इसकी पोजिशनल पैरामीटर आप कोड से देख सकते। रीजन नंबर 4, 5, 6 मेरा सबस्ट्रेट रीजन है, जहां मैंने सोर्स, चैनल और ड्रेन रीजन को डिफाइन किया है। तो तीनों का मटेरियल मैंने सिलिकॉन यूज किया है। पहले मैंने सोर्स को डिफाइन किया है 0 से लेके 100 नैनोमीटर तक। आप देख सकते हैं 0 से लेके 100 नैनोमीटर तक, और वाई एक्सिस फ्रॉम 0.005 to 0.00015 0.015। मैंने ये सोर्स रीजन डिफाइन किया, ये चैनल रीजन डिफाइन किया और ये ड्रेन रीजन डिफाइन किया इन रीजन 4, 5 एंड 6 में। तो ये मेरी स्ट्रक्चर फाइल है। रीजन को असाइन करने के बाद मैंने मटेरियल भी रीजन के साथ ही डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हमें जो डिफाइन करना है वो है इलेक्ट्रोड स्टेट। लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन। इस एग्जांपल में मैंने
दो ही इलेक्ट्रोड मेंशन किए हैं, एनोड एंड कैथोड, लेकिन जो मेरा डबल गेट का कोड है उसमें मैंने सोर्स, ड्रेन, गेट और चैनल रीजन असाइन किया है। जो मेरा डबल गेट का कोड है उसमें मैंने ड्रेन इलेक्ट्रोड, गेट इलेक्ट्रोड और सोर्स इलेक्ट्रोड डिफाइन किया है। The next structure specification correspond to the electrode. Typically in this simulation the only electrode defined are anode and cathode. इस एग्जांपल में मैंने सिर्फ दो ही इलेक्ट्रोड डिफाइन किया है, एनोड एंड कैथोड, कैथोड अपर साइड एंड द एनोड लोअर साइड. However, Silvico Atlas has a limit of 50 electrodes that can be defined. Silvico की कैपेसिटी है कि हम मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रोड डिफाइन कर सकते हैं. The format to define the electrode is as follows. You can see that the electrode name you have to define the electrode name, gate, source, drain, cathode and anode. Next you can define the material also. आप यहाँ इलेक्ट्रोड का मटेरियल भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मैंने कैथोड का डिफाइन कर दिया गोल्ड विद देयर पोजिशनल पैरामीटर. अब मैंने इसकी पोजिशनल पैरामीटर भी असाइन कर दिए -25 टू +25 एंड द वाई मिनिमम -2.9 टू 2.8. सेम मैंने एनोड का डिफाइन कर दिया पोजिशनल पैरामीटर, लेकिन यहाँ मैंने मटेरियल असाइन नहीं किया. From figure, the electrode statements are defined for the anode and the cathode. Note that the cathode is defined with gold as the material. The x and y dimension correspond to the region 6 previously defined. जो मैंने region 6 define किया था उसी में मैंने एक electrode define कर दिया. Meanwhile, the anode is defined at the bottom of the cell for the entire x range at y is equal to 0. जो anode region है उसमें x minimum -250 +250 and the y minimum from 0 to y maximum. We can take very thin electrode region. अगर हम इलेक्ट्रोड को नैनोमीटर या पिकोमीटर में भी लेंगे तो भी इलेक्ट्रोड की विड्थ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आप इलेक्ट्रोड की विड्थ को अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं. आप इसको पिकोमीटर में भी ले सकते हैं, नैनोमीटर में भी ले सकते हैं और माइक्रोमीटर में भी ले सकते हैं. ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इससे स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो लेट्स गो टू द कोड. अब ये हमारा डबल गेट का कोड है. तो यहाँ हमने जो इलेक्ट्रोड डिफाइन किया है वो गेट के लिए हम डबल गेट यूज करें तो गेट एंड गेट 2, और सोर्स और ड्रेन पे हम इलेक्ट्रोड डिफाइन करेंगे. अब जैसे गेट पे हमने विद देयर पोजिशनल पैरामीटर, पे गेट पे हमने मटेरियल मेंशन नहीं किया. अगर हम मटेरियल मेंशन नहीं करते तो सिलिकॉन मटेरियल पे ये ऑटोमेटिक पॉली सिलिकॉन पिक करता है जो एक ओमिक कंटेक्ट क्रिएट करता है. और इलेक्ट्रोड नेम गेट 2 हमने यहाँ भी मटेरियल डिफाइन नहीं किया तो ये अपने आप पॉली सिलिकॉन पिक करेगा. आप कोई मटेरियल भी डिफाइन कर सकते हैं. इलेक्ट्रोड नेम, गेट, सोर्स एंड ड्रेन विद देयर पोजिशनल पैरामीटर. आप इलेक्ट्रोड के लिए कोई रीजन भी अलग से डिफाइन कर सकते हैं या आप स्ट्रक्चर के साइड में भी अपनी सहूलियत के हिसाब से उसकी विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं. इलेक्ट्रोड की विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं. लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन. इलेक्ट्रोड डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है डोपिंग. द लास्ट एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन that needs to be defined is doping. The format of the Atlas statement is as follows: doping, distribution type, dopant type, or positional parameter. From figure, the doping type and the doping level are defined. Doping can be N-type or P-type. The distribution type can be uniform or Gaussian. The positional parameter x minimum, x maximum, y minimum, and y maximum can be used instead of a reason number. स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन में जो लास्ट स्टेप है वो है डोपिंग. अब हमने जो रीजन असाइन किए हैं, अब हमें उसकी वहां हमने जो मटेरियल यूज किया है हमें अब उसकी डोपिंग को डिफाइन करना है. डोपिंग को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म एंड गॉसियन शेप. इस एग्जांपल में हमने तीनों रीजन में यूनिफॉर्म डोपिंग अप्लाई की है. डोपिंग का जो सिंटेक्स है वो है डोपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, डोपेंट टाइप और पोजिशनल पैरामीटर. आप फिगर में देख सकते हैं कि हमने तीनों रीजन के लिए यूनिफॉर्म डोपिंग अप्लाई की है और हम इसके लिए रीजन भी डिफाइन कर सकते हैं और मैंने आपको बताया पोजिशनल पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं. आप जैसे आपने ऑलरेडी रीजन 1 का पोजिशनल पैरामीटर ऊपर डिफाइन कर दिया है तो आप रीजन 1 में भी डोपिंग को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे डोपिंग यूनिफॉर्म रीजन 1
नेक्स्ट डोपेंट टाइप क्या है, हमारा एन टाइप है या पी टाइप है, इसमें मैंने एन टाइप यूज किया है। तो हमें जब डोपिंग डिफाइन करनी है तो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप में हमने डिफाइन करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म और गॉसियन है। डोपेंट टाइप में हमें डिफाइन करना है एन टाइप है या पी टाइप है, और हम रीजन भी असाइन कर सकते हैं, और या हम इसका पोजिशनल पैरामीटर भी असाइन कर सकते हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमें डोपिंग को डिफाइन करना है तो हम रीजन की भी डोपिंग डिफाइन कर सकते हैं। हम अगर रीजन नंबर मेंशन नहीं करना चाहते तो हम उसके पोजिशनल पैरामीटर, उस रीजन का एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं डोपिंग को डिफाइन करने के लिए, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में किया। लेट्स गो टू द कोड। वहां मैंने जो डोपिंग डिफाइन करी वो डिफरेंट है, यहाँ जो डोपिंग डिफाइन करी वो डिफरेंट है। अब डबल गेट में मैंने 3 रीजन असाइन किए हैं, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। तो हम सभी जानते हैं कि सोर्स और ड्रेन में हाई डोपिंग यूज करते हैं और चैनल में लो डोपिंग यूज करते हैं। तो चैनल रीजन में जो रीजन नंबर 5 है वो मेरा चैनल रीजन है, उसमें मैंने पी टाइप डोपेंट प्रोफाइल यूज किया है और डोपिंग 1E18 यूज की है। सोर्स और ड्रेन साइड मैंने हाई डोपिंग यूज की है 1E20, और उसमें जो डोपेंट टाइप है वो एन टाइप है, यानी मैं एक एन टाइप मोस्फेट डबल गेट डिफाइन कर रहा हूँ। लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप है वो है मटेरियल मॉडल स्पेसिफिकेशन। आफ्टर स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन you have to define the material model specification. After the structure specification, the material model specification is next. The material model specification is broken down into material, models, contact and interface. The format for the new material is as follows. अगर हमने जो मटेरियल डिफाइन किए हैं वो सभी मटेरियल सिल्वाइको की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो हमें कोई नया मटेरियल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ऊपर कोई ऐसा मटेरियल यूज किया है जो सिल्वाइको की लाइब्रेरी में नहीं है, तो हमें उसको एज ए न्यू मटेरियल डिफाइन करना पड़ेगा। हम उसको न्यू मटेरियल कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यू कैन डिफाइन एनी न्यू मटेरियल यूजिंग यूजर डॉट मटेरियल इन द रीजन स्टेटमेंट। आपको अपनी रीजन स्टेटमेंट में जहाँ आप मटेरियल डिफाइन करते थे, अगर आप कोई नया मटेरियल डिफाइन कर रहे हैं तो आपको मटेरियल की जगह यूजर डॉट मटेरियल लिखना पड़ेगा और अपना मटेरियल डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूजर डॉट मटेरियल डिफाइन किया ग्राफ, क्लियर पॉइंट। उसके बाद जैसे पर्टिकुलर रीजन नंबर 1 था कि उसका पोजीशन नंबर पैरामीटर थे, वहां हम नॉर्मली मेंशन करते हैं मटेरियल सिलिकॉन, मटेरियल जर्मेनियम। अगर आप कोई ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हैं जो एटलस की लाइब्रेरी में नहीं है तो आपको यूजर डॉट मटेरियल मेंशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसमें डिफाइन किया यूजर डॉट मटेरियल ग्राफिक। अब नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द इलेक्ट्रोड स्टेटमेंट, आपको उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसमें किया है। जैसे मटेरियल नेम ग्राफीन, बैंड गैप एट 300 केल्विन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल्स, परमिटिविटी, conduction band density, valence band density, electron and hole recombination lifetime, TAUN and TAUP। इंडेक्स डॉट फाइल, आपको एक इंडेक्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी ग्राफीन के लिए। जैसे यूजर डॉट ग्रुप मटेरियल आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो मटेरियल क्या है। इसमें इंसुलेटर नहीं है, अगर आप कोई इंसुलेटर यूज करते हैं तो यू कैन डिफाइन इंसुलेटर। ग्राफीन इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। नेक्स्ट आपको डिफाइन करना है कि जो आपने अगर कोई इंसुलेटर यूज किया है तो यूजर डॉट डिफॉल्ट क्या है। इंसुलेटर इज एन ऑक्साइड मटेरियल। न्यू मटेरियल को 3 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो मटेरियल सिलिकॉन विद देयर प्रॉपर्टीज। सेकंड, हम किसी रीजन में भी न्यू मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं विद देयर प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट, अगर हमारा कोई बेस मटेरियल है, हम उस रीजन का अगर हमने कोई नाम असाइन किया है, जैसे रीजन नंबर 4 को हमने असाइन कर दिया बेस, तो हम उसके नाम से भी वहां की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मटेरियल नेम बेस विद देयर प्रॉपर्टीज। इन ऑल एग्जांपल्स व्हेन मटेरियल अपीयर फर्स्ट इट इज कंसीडर्ड द स्टेटमेंट। इन सभी एग्जांपल में जो हमने फर्स्ट मटेरियल डिफाइन किया है इट इज एन कंसीडर एज स्टेटमेंट। When material appears a second time in the first example, the first example में जो second time material define हो रहा है, it is considered as a
लोकलाइजेशन पैरामीटर। एक ये लोकल पैरामीटर को शो करता है कि आप कोई लोकलाइजेशन मटेरियल यूज करेंगे। इन द सेकंड एंड द थर्ड एग्जांपल द लोकलाइजेशन पैरामीटर्स आर रीजन एंड नेम। फर्स्ट में तो जो लोकलाइजेशन पैरामीटर है वो मटेरियल है। इन सेकंड और थर्ड एग्जांपल जो लोकलाइजेशन पैरामीटर है, इन द सेकंड एग्जांपल रीजन will show the localization parameter, and in the next example the base will show the localization parameter. Various other parameters can be defined with the material statement. Example of these parameters are the band gap at room temperature, e.g. 300, electron mobility, hole mobility, electron and hole recombination rate, conduction band density, valence band density at room temperature NC 300 और NB 300 among others. आप मटेरियल की किसी भी प्रॉपर्टी को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो। अगर आपके पास जो आपने मटेरियल डिफाइन किए हैं सारे एटलस लाइब्रेरी में हैं, तो आपको नया मटेरियल डिफाइन करने की जरूरत नहीं। लेट्स गो टू द कोड। हमने जो ऊपर मटेरियल डिफाइन किए हैं, सिलिकॉन, SiO2, एयर, ये सभी मटेरियल एटलस लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। तो मैंने आफ्टर डोपिंग स्टेटमेंट कोई भी मटेरियल डिफाइन नहीं किया। There is no need to define any new material if all the material you have specified above is present in the Atlas library. Next, a model statement. The physical models falls into 5 categories: mobility, recombination, carrier statics, impact ionization, and tunneling. The syntax of the model statement is as follows. Models specifies model flags to indicate the inclusion of various physical mechanisms, models, and other parameters, such as global temperature for the simulation. The choice of the model depends on the material chosen for the simulation. मॉडल स्टेटमेंट को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है: मोबिलिटी, रिकॉम्बिनेशन, कैरियर स्टैटिक्स, इम्पैक्ट आयनाइजेशन एंड टनलिंग। हम डिफरेंट सिंटेक्स यूज करते हैं सभी मॉडल्स के लिए। इसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल यूज होता है जो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। हमें उस डिवाइस के लिए कौन कौन से मॉडल रिक्वायर्ड है वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, डिवाइस की प्रॉपर्टी। द फर्स्ट मॉडल इज CONMOB. Specify that a concentration dependent mobility model be used for the silicon and the gallium arsenide and adjust the electron and hole mobilities for silicon and gallium arsenide according to the dopant concentration. Either it will be N or P type. Next model is CONSRH. Specifies Shockley-Reed-Hall recombination using concentration dependent lifetime. Next model is SRH. Specify Shockley-Reed-Hall recombination using fixed lifetimes. Next है Auger AUGER. Specify Auger recombination rate. Next model BGN. Specify band gap narrowing. BGN along with device temperature take into account temperature dependent band gap narrowing. Next है FLD MOB. Specify a lateral electric field dependent model, field mobility model. हर एक मॉडल का अपना फंक्शन है। कोई मोबिलिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं, कोई रिकॉम्बिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट आयनाइजेशन, कुछ टनलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं FET, आपको नहीं पता कि कौन कौन से मॉडल जरूरी हैं उसको डिफाइन करने के लिए, तो आप एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे मैंने इसमें मेंशन कर रखा है मॉडल मोस्ट प्रिंट, यानी मोस्ट से रिलेटेड जितने भी मॉडल तुम्हें चाहिए वो ऑटोमेटिक सिलवाई को पिक कर लेगा। अगर तुम मोस्ट के आगे प्रिंट मेंशन करते हो, इट विल enables द CVT मॉडल, SRH मॉडल एंड फर्मी मॉडल। यू do not need to define these models. You have to simply write print command in the model statement. For example, अगर आप डिफाइन करते हैं मॉडल bipolar print, it will enable the CONMOB model, field mobility model, concentration SRH model, Auger and BGN model. So simply, if you don't know about the model used for in your device,
you have to simply write print command. अगर आप नहीं जानते कि कौन से मॉडल आपके डिवाइस के लिए जरूरी हैं, तो आपको सिंपली अपने डिवाइस का नाम लिखना है, मोज, टीपैड, ऑर्गेनिक पैड। आपको नेक्स्ट प्रिंट कमांड देनी है। प्रिंट से वो उस डिवाइस से रिलेटेड जितने भी मॉडल्स को रिक्वायर्ड है उसको अनेबल कर देगा। The print option in the model statement display the details of the material parameter and mobility model at start of the runtime output. अब देखें, इस एग्जांपल में मैंने मॉडल मेंशन भी किए हैं और प्रिंट कमांड का भी यूज किया है। जैसे मैंने कंसंट्रेशन मोबिलिटी, एसआरएच, ओकर, बीजीएन एंड फिल्म मोबिलिटी के मॉडल को मेंशन भी किया है और साथ में मैंने प्रिंट कमांड भी मेंशन की है। अगर बाई चांस मैंने कोई मॉडल मिस किया है तो प्रिंट कमांड उस मॉडल को भी जो इस स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड है उसको ऑटोमेटिकली पिक कर देगा। After model statement, you have to define the contact statement, specifying contact characteristics. Contact determine the attribute of the electrode. The syntax for the contact is as follows. Work function for gate or Schottky contact. An electrode in contact with the semiconductor material is assumed to be default to be ohmic. If work function is defined, the electrode is treated as a Schottky contact. For example, the statement contact name gate work function 4.8. This is a Schottky contact. The work function of several commonly used contact materials can be specified using the name of the material, contact name, gate and polysilicon. Simply, अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रोड का वर्क फंक्शन असाइन करना है तो आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने जहां वर्क फंक्शन असाइन करना है उसका कंटेक्ट नेम मेंशन किया, जैसे फॉर एग्जांपल गेट। अब आपको वहां वर्क फंक्शन असाइन करना है 4.8, तो आप डायरेक्ट भी असाइन कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि 4.8 वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा मटेरियल है, जैसे एन पॉलीसिलिकॉन, तो आप मटेरियल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से जो गेट का वर्क फंक्शन है वो 4.8 असाइन होगा। अगर हम वर्क फंक्शन मेंशन नहीं करते तो वो सिलिकॉन के कोरस्पोंडिंग पॉलीसिलिकॉन को ऑटोमेटिकली पिक कर देगा और एक ओमिक कंटेक्ट क्रिएट करेगा। अगर आप वर्क फंक्शन का मटेरियल मेंशन करते हैं जो सिलिकॉन मटेरियल की इलेक्ट्रोड एफिनिटी से डिफरेंट है, तो वो एक Schottky कंटेक्ट क्रिएट करेगा। Another way to define the contact statement. The contact statement can also be used to specify barrier and dipole lowering of Schottky barrier height. अगर आप कोई Schottky contact डिफाइन करते हैं तो आपको, जैसे मैंने कोई Schottky contact डिफाइन किया, contact name anode and work function 4.9, so you have to define barrier and alpha. It will depend upon the electrode property. Let's go to the code. जैसे मैं डबल गेट स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ तो मैंने दो गेट डिफाइन किए, गेट एंड गेट 2, और मैंने सेम वर्क फंक्शन अप्लाई किया है 4.6। मैंने दोनों गेट को कॉमन किया है। दोनों गेट को कॉमन करना बहुत जरूरी है। अगर आप गेट को कॉमन नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट अगर किसी एक गेट पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो दूसरी गेट पे सेम वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा। अगर आप यहाँ कॉमन गेट कमांड मेंशन करते हैं तो दोनों गेट पे सेम वोल्टेज अप्लाई। अगर आप दोनों गेट पे डिफरेंट वोल्टेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ कॉमन गेट मेंशन नहीं करेंगे, तो आपको नेक्स्ट आगे दो वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, वी गेट एंड वी गेट 2। डिफरेंट वोल्टेज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम वोल्टेज अप्लाई करने के लिए आपको कॉमन गेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने जो कंटेक्ट डिफाइन किया है, कंटेक्ट नेम सोर्स एंड कंटेक्ट नेम ड्रेन। Shorting two contact together. It is possible in Atlas to tie two or more contacts together so that the voltage on both contacts are equal. This is useful for many technologies, for example, dual base bipolar transistor. मैंने आपको भी बताया, अगर आपको सेम वोल्टेज अप्लाई करनी है तो आपको दोनों गेट को शॉर्ट करना पड़ेगा। आप कॉमन गेट कमांड यूज करके दोनों गेट को शॉर्ट कर सकते हैं। If the structure is defined using Atlas syntax, you can have multiple electrode statements with the same name parameter defining separate locations within the device structure. आप दोनों को सेम नाम भी अप्लाई कर सकते हैं, V gate and V gate। आपको जरूरी नहीं है आपको दूसरा नाम असाइन करना है। In this case, the area defined to be electrode will be considered as having the same applied voltage. गेट और गेट दोनों का एरिया अगर डिफरेंट है तो भी उस पर सेम वोल्टेज आएगी। A single current will appear
कंबाइनिंग द करंट थ्रू बोथ इलेक्ट्रोड एरिया। अगर आपने दोनों को कॉमन किया है तो दोनों पे जो करंट आएगा गेट पे वो दोनों एडअप होके आपको रिजल्ट शो करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वोल्टेज अप्लाई टू द टू इलेक्ट्रोड, contact name gate, work function 4.8, contact name gate 1 and the common gate. Solve V gate 0.1। ये 0.1 वोल्टेज दोनों गेट टर्मिनल पे अप्लाई होगी। अगर आप यहाँ कॉमन गेट मेंशन नहीं करेंगे तो आपको यहाँ V गेट 1 करके भी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। Here the electrode gate 1 will be linked to the electrode gate. The applied voltage 0.1 volt on gate will then appear on gate 1। अगर आप कॉमन टर्म यूज करते हो तो सेम वोल्टेज दोनों गेट पे अप्लाई होगी। नेक्स्ट है इंटरफेस स्टेटमेंट। द इंटरफेस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द इंटरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस रिकॉम्बिनेशन वेलोसिटी एट इंटरफेस बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल, interface QF3E10. This statement specifies that all the interface between semiconductor and insulator have a fixed charge of 3E10 per centimeter square। जब आप सिलिकॉन और SiO2 को कंबाइन करते हैं तो उसके इंटरफेस पे कुछ चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं जिसे हम इंटरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो जब हम अपने डिवाइस को सिमुलेट करते हैं तो आपको उसके इंटरफेस पे कुछ चार्जेस अज्यूम करने पड़ेंगे। तो आप उस पर्टिकुलर एरिया पे भी चार्जेस को अज्यूम कर सकते हैं या आप एक कॉमन टर्म भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इस एग्जांपल में की है 310। इससे कहीं भी अगर इस डिवाइस में SiO2 का इंटरफेस होगा वहां ऑटोमेटिकली इतने चार्ज कैरियर क्रिएट हो जाएंगे। इन मैनी केसेस द इंटरफेस ऑफ इंटरेस्ट is restricted to a specific region. This can be accomplished with the positional parameter x minimum, x maximum, y minimum and y maximum parameters on the interface statement. These parameters define a rectangle where the interface properties apply. The semiconductor or insulator boundaries are determined with the interface statement. The syntax is as follows: interface and the positional parameter. The following examples show that the use of the interface statement with the positional parameter QF1E10, S.N and S.P, 1E4। तो एग्जांपल मैंने ऊपर मेंशन किया, इसमें मैंने इंटरफेस स्टेटमेंट की चार्ज डेंसिटी मेंशन करी 3E10 सभी एरिया पे। इस स्ट्रक्चर में कहीं भी SiO2 का इंटरफेस होगा तो वहां ऑटोमेटिकली इतने चार्ज कैरियर क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो चार्ज कैरियर सब एक पर्टिकुलर एरिया में क्रिएट हो तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया की एक रेक्टेंगल पोजिशनल पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने अपने नेक्स्ट एग्जांपल में किया। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया x मिनिमम, x मैक्सिमम, y मिनिमम एंड y मैक्सिमम। इस रेक्टेंगल एरिया में ही सिर्फ मैंने चार्ज कैरियर अज्यूम करे 1E10। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू determine the boundaries. The QF value specify the fixed oxide charge density per centimeter square. The S.N value specify the electron surface recombination velocity and the S.P is specified the whole surface recombination velocity. In this example, I had mentioned the interface charge density 3E10। इस एग्जांपल में मैंने जो चार्ज डेंसिटी मेंशन की है वो 3E10 की। इसका मतलब कि मेरी डिवाइस में कहीं भी SiO2 के इंटरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो 3E10 ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी by assigning this statement. Next है numerical method selection. Method. There are various numerical methods to calculate solution to semiconductor device problem. There are three types of solution technique used in Silvico Atlas: Gumail method, neutral method, and the block method. Gumail method is used for the decoupled system. A neutral method is used for the fully coupled system, and the block method is used for combination of Gumail and neutral method. नेक्स्ट हमें मेथड डिफाइन करने पड़ेंगे जो हमारी डिवाइस की सेमीकंडक्टर इक्वेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो हम तीन मेथड सिल्वाइको में यूज कर सकते हैं। एक गुमेल मेथड जो हम डीकपल्ड सिस्टम के लिए यूज करते हैं, न्यूटन मेथड जो फुली कपल्ड सिस्टम के लिए यूज करते हैं, और ब्लॉक। ये कॉम्बिनेशन है गुमेल
decoupled और Newton full coupled system का. The Gumiel method solve for each unknown by keeping all other unknown constant. This process is repeated until there is a stable solution. In the Gumiel method, हम एक टाइम पे एक ही कांस्टेंट को अननोन कंसीडर करके सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. बाकी जितने भी अननोन टर्म्स हैं हम उनको एक कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं. बट इन न्यूटन मेथड में हम सभी अननोन को साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं. द न्यूटन मेथड solves are unknown simultaneously. That's why it is a fully coupled system. The Bloch method solves some equation with the Gumiel method and some with the Newton method. The Gumiel method is used for a system of equations that are weakly coupled and there is a linear convergence. The Newton method is used when equations are strongly coupled and there is a quadratic convergence problem. Bloch method is useful when lattice heating and energy balance equations are included. गुमेल मेथड का यूज हम लीनियर कन्वर्जेंस प्रॉब्लम के लिए करते हैं. न्यूटन मेथड का यूज हम क्वाड्रिक कन्वर्जेंस प्रॉब्लम के लिए करते हैं और ब्लॉक मेथड का यूज हम वहां करते हैं जहां हमें लेटिस हीटिंग एंड एनर्जी बैलेंस इक्वेशन रिक्वायर्ड. There are three types of solution method: Gumiel, Newton and Bloch. Numerical methods are given in the method statement of the input file. More than one method is specified in the same method statement. Each solution method will be applied in succession until convergence is obtained. The order that the solution method will be applied in a Gumiel, then Bloch, then Newton. No solution method are specified. Newton is applied by default. सिंपल बात है, हम तीनों मेथड का यूज कर सकते हैं. हम तीनों मेथड का यूज स्टेप बाय स्टेप करेंगे. अगर हम तीनों मेथड मेंशन करें, सबसे पहले हम गुमेल को पिक करेंगे, उससे कन्वर्जेंस रिमूव करेंगे. आफ्टर दैट हम ब्लॉक यूज करेंगे. आफ्टर दैट हम न्यूटन मेथड यूज करेंगे. अगर हम मेथड स्टेटमेंट डिफाइन नहीं करते हैं कोड में, तो हमारा सिल्वाइको सॉफ्टवेयर एटलस अपने आप न्यूटन स्टेटमेंट को पिक करेगा इस कन्वर्जेंस प्रॉब्लम को दूर करने. In this example, I am using the Newton method statement. हम मोस्टली MOSFET में न्यूटन मेथड ही प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें क्वाड्रिक कन्वर्जेंस ही रिक्वायर्ड होती है. अगर आप स्ट्रक्चर फाइल में डिफरेंट पैरामीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, तो आपको इस स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा. अगर आप इस स्टेटमेंट को यूज नहीं करते हैं तो आप स्ट्रक्चर फाइल में सिर्फ 2 या 3 आउटपुट बैंड, वैलेंस बैंड, आउटपुट वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ही देख पाएंगे. तो आपको सिंपली इस स्टेटमेंट का यूज करना है डिफरेंट पैरामीटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर फाइल से. नेक्स्ट है सॉल्यूशन स्पेसिफिकेशन. After completing the numerical method selection, the solution specification is next. Solution specification is broken down into log, solve, load and save statement. For obtaining solution, we usually define voltage on each of the electrode of the device. Atlas then calculate the current through each electrode. Atlas also calculate internal quantity such as electric field, surface potential and carrier concentration throughout the device. Solution statements. When no previous solutions exist, the initial guess for potential and carrier concentration must be made from the doping profile. The initial solution is specified by this statement. In the solution statement, आपको सबसे पहले solve initial define करना पड़ेगा. अगर आप किसी भी टर्मिनल पे अभी कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे, तो जो उसका इनिशियल सोल्यूशन होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम सोल्यूशन होगा. मतलब वो हमें बैरियर वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज, बिल्ट इन पोटेंशियल बता देगा कि किस पॉइंट पे कितना है. तो द इनिशियल सॉल्यूशन इज स्पेसिफाइड बाय द स्टेटमेंट सोल्व इनिशियल. इफ प्रीवियस सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन यू हैव टू मेंशन सोल्व प्रीवियस इन द कोड. अगर आपने स्ट्रक्चर फाइल को पहले डिफाइन किया है और कोई प्रीवियस सॉल्यूशन निकाला है तो आपको इस कमांड का भी यूज करना पड़ेगा, सोल्व प्रीवियस इन द कोड. Solutions are obtained by stepping the biases on the electrode from the initial equilibrium conditions. The voltage on each electrode is specified by using the following statement.
Solution are obtained by stepping the biases on electrode from the initial equilibrium condition. तो इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो है VGS 0 एंड द VDS 0 यानी गेट वोल्टेज 0 एंड द ड्रेन वोल्टेज 0। तो हमें ड्रेन वोल्टेज 0 से स्टेप बाय स्टेप उसको इंक्रीज करके मैक्सिमम ऑन वोल्टेज तक लेके जाना पड़ेगा। लेट्स गो टू द कोड। हम स्टार्ट करेंगे सोल्व इनिशियल, सोल्व प्रीवियस। नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन द वोल्टेज एट डिफरेंट टर्मिनल। सोल्व V ड्रेन 0, स्टार्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? VGS 0 and the VDS 0, gate voltage 0 and the drain voltage 0. We have started from the equilibrium condition to the maximum voltage from 0 to 50 millivolt. We have to increase drain voltage in step wise. हमें drain voltage को step में increase करना पड़ेगा। अगर आप drain voltage को direct assign कर देते हो 50 millivolt, 0.5 volt या 1 volt, तो इससे कन्वर्जेंस प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक ड्रेन वोल्टेज को 4 से डिवाइड करता है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। अगर 4 से डिवाइड करता है, फॉर एग्जांपल यू हैव डिफाइंड 1 वोल्ट, तो वो 0.25, 0.50, 0.75 एंड 1 वोल्टेज पे शो करेगा। अगर उसमें कन्वर्जेंस प्रॉब्लम आई तो आपके कोड में नीचे एरर आ जाएगा। तो बेटर है आप इस ड्रेन वोल्टेज को स्टेप वाइज इंक्रीज करें। मैंने ड्रेन वोल्टेज को 0 से लेके 50 मिलीवोल्ट तक स्टेप वाइज इंक्रीज किया है। Solution are obtained by stepping the biases on electrode from the initial equilibrium condition. तो हमें भी ड्रेन को भी हमने 0 से 50 मिलीवोल्ट तक लेके गए हैं और गेट वोल्टेज को भी 0 से लेके 1 वोल्ट तक लेके गए हैं बाय स्टेप इंक्रीज ऑफ 0.1 वोल्ट। हमने गेट वोल्टेज को नेम गेट, हम गेट वोल्टेज को भी हमने 0 से लेके 1 तक इक्विलिब्रियम कंडीशन से लेके 1 वोल्ट तक स्टेप वाइज 0.1 वोल्ट इंक्रीज किया है। अगर आप इस वोल्टेज को स्टेप वाइज इंक्रीज नहीं करेंगे तो कन्वर्जेंस प्रॉब्लम आ जाएगी। You can define the gate voltage is directly 1 volt and simulate the code. You will find the convergence problem in your code. After this, you have to define the log statement. Log saves all terminal characteristics to a file. DC, transient or AC data generated by solve statement after a log statement is saved. The following show an example of the log statement. Log out f, this is the file name, .log. This example saves the current voltage information into a log file. After defining the voltage at the drain terminal, I am using this log out of file to save the DC, transient or AC data obtained from the fault. After that, I have defined the gate voltage that is increasing gradually. Solve statement, follow the log statement. Solve, perform a solution for one or more bias point. The following is an example of the solve statement. Solve name gate voltage, the gate voltage 0 to 1 volt with this step increase of 0.1 volt. The save statement enters all the node point information into an output file. The following are an example of the save statement. Save outf, this is the file name .str. Log statement and the solve statement and the save statement. Once a solution has been found for a semiconductor device problem, the information can be displayed graphically with Tony plot, log file and structure file. When a deck is executed, it generates a number of files such as structure file and log file. These files are displayed using Tony plot. सिंपल log file और structure file को डिस्प्ले करने के लिए हम Tony plot कमांड का यूज करते हैं। Additionally, device parameter can be extracted with the extract statement. अगर हमें डिवाइस के और भी पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं जैसे DIBL, फर्स्ट वन, BT, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड स्लोप, आयोन वोल्टेज, आयोन करंट, आयोन IF रेशो, ट्रांस कंडक्टेंस, GM, तो हम नीचे मेंशन एक्सट्रैक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। आप इस एक्सट्रैक्ट कमांड को नोट कर सकते हैं। आप किसी भी कोड के एंड में इस एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं डिफरेंट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए।
मैंने इसमें 2 VT वोल्टेज फाइंड आउट की है। मैंने अपने कोड को 2 बारी रन किया है। एक बारी मैंने कोड को रन किया है एट VDS 50 मिलीवोल्ट और दूसरी बारी मैंने अपने कोड को रन किया है एट VDS 1 वोल्ट। और बाय यूजिंग दिस फार्मूला DIBL threshold voltage at 0.05 volt and the VT2 is the threshold voltage at the 1 volt. मैंने इस फार्मूले का यूज किया है DIBL फाइंड आउट करने के लिए ड्रेन इंड्यूस बैरियर लॉ में। Sub threshold VT it will show the sub threshold law. This is the ion current, this is the I of current, this is the ion current, this is the ion IF ratio. This command is used to find out the transconductance. Structure file provide an image of the device at a particular bias voltage. The extension of the structure file is .str. File can be plotted using Tawny plot. Doping, electron concentration, potential and electric field are saved by default within the structure file. If you want to obtain other quantity, you have to mention these parameters in the code. I have already mentioned, I have already shown you, you have to mention this code. This is the output band, balance band, you have to mention this code. You have to mention this syntax into the code to find out the different quantity. अगर आप इसको mention करेंगे तभी आप different quantity structure file से obtain कर पाएंगे. Additional quantities can also be specified by using the output statement such as energy band, charge density, etc. Log file store the terminal characteristics calculated by the atlas. .log can be plotted using Tawny plot. The statement logoutf file name is used to open a log file. After the solve statement saveoutf file name structure is used to save the terminal characteristics. When you run this code, you will get the two files, structure file and the log file. Structure file is look like that. This is the structure file. My dear friend, this is the log file. This is the first log file when the VDS voltage is 50 millivolt. This second log file when the VDS voltage is 1 volt and VGS 1 volt. This is the combined file. NWGC IGD1 and IGT for 50 millivolt and 1 volt. By using this graph, you can easily find out the value of DIBL. The formula of the DIBL I have already mentioned in the code. If you want to extract these values in the Excel format, what we'll have to do? You have to select this graph, file, export. You have to choose common separated value, CSV value. So you can save this code to anywhere in your laptop. You can choose any directory to save this file. So I am choosing desktop. Okay. The file name is export CSV extension. Code succeeded. You will get two graph. आपको दो ग्राफ मिलेंगे, एक VDS 50 मिलीवोल्ट एंड VGS 1 वोल्ट और जो दूसरा ग्राफ होगा वो VDS 1 वोल्ट एंड VGS 1 वोल्ट के लिए मिलेगा. आप इजीली उसको ओरिजिन प्रो पे या एक्सेल में प्लॉट कर सकते हैं. हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज माय स्ट्रक्चर फाइल. अब मैं आपको बताऊंगा कि आप स्ट्रक्चर फाइल से कैसे डाटा रिट्रीव कर सकते हैं. इसके लिए पहले आपको यहाँ कट लाइन लगानी पड़ेगी. इसके लिए आपको टूल में जाना पड़ेगा, कट लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी. मैं इसमें हॉरिजॉन्टल कट लाइन चूज करूंगा. मैं 1 नैनोमीटर बिलो SiO2 इंटरफेस एक कट लाइन लगा रहा हूं. एक नेक्स्ट फाइल ओपन हो गई. इस फाइल को मैं फाइल में जाके सेव एज करूंगा. सेव एज करके मैं इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा टोनी प्लॉट यूजर डाटा. मैं माई कंप्यूटर सिलेक्ट करूंगा. इसमें डी ड्राइव चूज करूंगा और डी ड्राइव में गिरीश के नाम से इसको सेव कर दूंगा. फाइल ऑप्शन में जाऊंगा, ओपन करूंगा, डी ड्राइव ओपन करूंगा. उसमें एक डेट फाइल आई होगी.
गिरीश के नाम से। इसको ओपन करूंगा, ये डैट फाइल ओपन हो गई। अब मैं फाइल में जाऊंगा, सेव एज करूंगा। अब मैं यहाँ में CSV फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा, कॉमन सेपरेटेड वैल्यू, गिरीश के नाम से सेव करूंगा। माई कंप्यूटर में जाऊंगा, डी में ही सेव कर देता हूँ इसको, सेव करूंगा। अब मैं डी में जाके देखूंगा, डी में गया, एक एक्सपोर्ट के नाम से एक्सेल फाइल आ गई। अब मैंने अपना स्ट्रक्चर फाइल का सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सोल्यूट डोपिंग, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, वैलेंस बैंड, इंडक्शन बैंड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने सभी पैरामीटर फाइंड आउट कर लिए। ये मेरी स्ट्रक्चर फाइल है जो मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज एंड फॉर टुडे। मैंने ये वीडियो कुछ अपने इंडियन फॉलोअर्स को के कहने पे बनाई है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सिल्वाइको की एक बेसिक वीडियो बनाएं और उसमें हिंदी भी यूज करें। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।